सो वेलकम बैक गाइस टू दिस सेशन ऑफ मेटल फॉर्मिंग। रोलिंग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और रोलिंग के बारे में काफी एनालिसिस वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं माय डियर वो कुछ बेसिक टर्म्स है, कुछ टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स है और इस सेशन के बाद हम फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है, रोलिंग के ऊपर। और बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे और प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और सबसे पहले देखते हैं इलोंगेशन फैक्टर। माय डियर इलोंगेशन फैक्टर जो है बेसिकली इसको अगर डिफाइन करना है तो आपको याद होगा हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे ए नोट एल नोट बराबर A1 L1। जब हमने इनकम्प्रेसिबल मटेरियल को माना था तो लेंथ की जगह हमने बस वेलोसिटी ली थी। अगर हम वेलोसिटी की जगह लेंथ ले रहे हैं तो A नोट L नोट इज इक्वल टू A1 L1। आपको पता है इनिशियली एरिया जो था वो बड़ा था, फाइनल एरिया जो था वो छोटा था। और तो ऑब्वियस सी बात है अगर एरिया कम हो रहा है तो लेंथ बढ़ रही होगी। सो माय डियर अगर हम इसको लिखे A नोट बाय A1 दिस रेशियो विल बी इक्वल टू L1 बाय L नोट। तो ये जो रेशियो है इसी को इलोंगेशन फैक्टर बोलते हैं। और माय डियर ये इलोंगेशन फैक्टर अगर आपको कभी भी जैसे कई लोगों को डाउट होता था A नोट बाय A1 ले या A1 बाय A नोट ले, ऐसे डाउट अगर आपको आए तो बस हम एक बात याद रखें कि इलोंगेशन फैक्टर हमेशा एक से बड़ा होता है। अब अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा। सो दिस इज इलोंगेशन फैक्टर और इस पर क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं गेट के अंदर और इंजीनियरिंग सर्विस में तो ज्यादा आते हैं। और ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख भी रहे थे कुछ रोलर्स के बारे में, जब हमने बोला था कि रोल सेपरेटिंग फोर्स जिसकी हम बात कर रहे थे, रोल सेपरेटिंग फोर्स। तो मैं इस रोल सेपरेटिंग फोर्स को कम करने के आपके सामने 4 तरीके रखे थे मैंने। पहला तरीका था कि भाई मैं चारों तरीके दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। एक तरीका था कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कम कर दो। एक तरीका था कि आपको याद होगा कि L को कम कर दो, L कम कर दो, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन को कम कर दो। उसके लिए मैं रेडियस ऑफ रोलर को छोटा करना पड़ रहा था। एंड माय डियर इसी तरीके से एक था कि फ्रंट और बैक टेंशन प्रोवाइड कर दो। और इस तरीके से हमने 4 मेथड्स देखे थे, है ना। तो इन 4 मेथड में से माय डियर मैं बात करने वाला हूं एक जो तरीका मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन को कम कर दो। लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन होती है माय डियर स्क्वायर रूट ऑफ R डेल्टा H। इट इज R डेल्टा H। तो माय डियर अगर आप लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन को कम करना चाहते हो तो इसको कम करने के लिए आपको रेडियस ऑफ रोलर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा H की तो ऑब्वियसली एक मैक्सिमम वैल्यू पहले से डिसाइड हो चुकी है कि वो म्यूज के राह से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो माय डियर कहने का मतलब है जब L कम करना है तो उसके लिए आपको रेडियस ऑफ रोलर को कम करने की जरूरत है। जब इंसान ने देखा, इंसान बहुत कुछ ऑब्वियस बात है भाई, अगर रेडियस ऑफ रोलर छोटा करने से अगर हमारी जो फोर्स रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है तो माय डियर एक्शन फोर्स कम होगा तो रिएक्शन फोर्स भी कम होगा। और अगर रिएक्शन फोर्स कम होगा तो हमारी लाइफ भी बढ़ेगी, हमारे जो रोलर सेटअप है पूरा उसका, है ना। और तो इसी तरीके से अगर हम इस बारे में देख रहे हैं तो एक और बात भी है, पावर कंजम्पशन पे भी इफेक्ट आएगा, डेफिनेटली टॉर्क रिक्वायर्ड पे भी इफेक्ट आएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि लेंथ बढ़ेगी, लेंथ कम करने के लिए R को कम करना है, तो लोगों ने क्या रोलर के साइज छोटे करने शुरू कर दिए। भाई पहले रोलर इस साइज का यूज कर रहे थे, दे हैव स्टार्टेड टू यूज रोलर ऑफ दिस साइज। इतना छोटा किया तो भाई फायदा हुआ, तो इंसान ने और छोटा कर दिया रोलर को। फिर रोलर को छोटा करने पे अगर हमारा फायदा हो रहा है तो रोलर को छोटा कर दिया। बट भाई आप एक चीज भूल गए थे कि जब रोलर को हम छोटा कर रहे हैं तो रोलर की भी तो स्ट्रेंथ कम हो रही है ना। और अगर ऐसा होता है तो एक समय के बाद हुआ ये कि रोलर्स के अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशंस आने लग गई, जिसको हम कैम्बरिंग ऑफ रोलर्स का नाम देते हैं। दैट इज नोन एज कैम्बरिंग ऑफ रोलर्स। It is cambering of rollers. So my dear है क्या कि हमारे पास पहले जैसे रोलर है, मैं रोलर बना रहा हूं, ये मेरे पास एक रोलर है। अब मैं रोलर का दूसरे वाला व्यू दिखा रहा हूं, जो अब तक आपको दिखाया वो अलग व्यू था। अब जो व्यू मैं आपके सामने रख रहा हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। ये एक व्यू है रोलर का, तो ये 2 रोलर्स है। ये जो व्यू दिखा रहा हूं इस व्यू में है ये कि जो मटेरियल है वो रोलर में इनवर्ट जा रहा है। अगर इस वाले व्यू की अगर हम बात करें तो इस वाले व्यू के अंदर मटेरियल ऐसे इनवर्ट जा रहा है। मटेरियल इज गोइंग लाइक दिस, मटेरियल इज गोइंग इनवर्ट लाइक दिस, है ना, ऐसे अंदर जा रहा है। यहाँ पे जब हम बात करें तो रोलर की क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे थे। तो अब हम जो दिखा रहे थे अब तक ऐसा था कि रोलर जो हमने दिखाया, रोलर का जो दूसरे वाला व्यू वो आपके सामने रखा है। असली में रोलर ऐसे थे, अब हमने रोलर का ये वाला व्यू आपके सामने रख दिया। पहले ये वाला व्यू था, अब ये वाला व्यू आ गया। दिस इज द न्यू व्यू। और अगर रोलर का ये वाला व्यू है और इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है अगर कोई मटेरियल जा रहा है तो उस मटेरियल को बता रहा हूं ये मटेरियल ऐसे इनवर्ट जा रहा है, दिस मटेरियल इज गोइंग इनवर्ट, ठीक है। तो ये मटेरियल ऐसे जा रहा है रोलर्स के थ्रू लाइक दिस। अब माय डियर होता ही है कि जब रोलर्स को हमने छोटा कर दिया तो ऑब्वियसली बात है जब ये रोलर
इस मटेरियल को कंप्रेस या शियर करने के लिए इस पे फोर्स लगाएंगे, तो एज अ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये मटेरियल जो हमारा है वो भी तो रोलर्स के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा ना। तो माय डियर जब वो रोलर्स के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसको अगर आपको फील करना है माय डियर, तो ये फीलिंग बिल्कुल सिंपली सपोर्टेड बीम जैसी थी। अब ऑब्वियसली बात है रोलर यहाँ से फिक्स होते हैं, तो यहाँ पर सपोर्ट हो गया रोलर का, यहाँ फिक्स मतलब ये सपोर्ट हो गया रोलर का। तो माय डियर यहाँ पर रोलर का फिक्स होने का मतलब दीज आर द सपोर्ट्स। अब मैंने कहा अगर ये सपोर्ट्स है रोलर के लिए, तो इसके ऊपर जब मटेरियल ऐसे फोर्स लगाएगा इस तरीके से, व्हेन मटेरियल इज गोइंग टू अप्लाई द फोर्सेस ऑन टू दिस रोलर लाइक दिस, जब मटेरियल रोलर पे इस तरीके से फोर्स लगाएगा तो माय डियर इट इज डेफिनेटली गोइंग टू डिफॉर्म लाइक दिस। बट ये ऑब्वियसली मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जैसे आप इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हो, ये डिफॉर्मेशन इलास्टिक ही होगा। तो इस फोर्स के कारण ये जो रोलर है इट विल एक्ट लाइक सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये जो मटेरियल से लगने वाला फोर्स है इसके कारण ये जो रोलर है इस तरीके से इलास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा, और ये रोलर भी ऐसे इलास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा। और अगर ये इलास्टिकली डिफॉर्म हो गया तो ऑब्वियसली मतलब हमारे प्रोडक्ट का तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है दैट विल डेफिनेटली बी अफेक्टेड। तो इसी चीज को अगर हम दूर करना चाहते हैं, क्योंकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन इस चीज को माइंड करे, तो जैसे ही मटेरियल निकलेगा ना तो रोलर फिर पहले वाली शेप ही ले लेंगे। तो जो डिफॉर्मेशन इसके अंदर हुआ है दैट इज अ काइंड ऑफ माय डियर इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इस बात को भी आप समझते हुए चले। तो अगर ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है और इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, सो माय डियर अब हुआ ये कि अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। तो माय डियर हम क्या करते हैं ऐसे केसेस के अंदर, जो हमारे रोलर दो तरीके हैं आपके पास इस चीज को अवॉइड करने के लिए। देयर आर टू मेथड्स। पहला मेथड है कि हम क्या करें कि रोलर में हमें पता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने वाला है इस डायरेक्शन में, तो क्यों ना हम रोलर्स को पहले ही इस तरीके का बनाए कि इतना ही डिफॉर्मेशन अपोजिट डायरेक्शन में दे दे। तो इतने ही अगर हमने अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे पहले ही डिफॉर्म कर दिया रोलर्स को, तो अब जब मटेरियल इस पे फोर्स लगाएगा तो मटेरियल की फोर्स के कारण ये ब्लैक वाली शेप मतलब अपने नॉर्मल साइज में रहेगा जो हम चाहते हैं। मतलब पहले मतलब इसको समझना तो ऐसे समझो, हमारे पास रोलर्स ये ब्लैक वाली लाइन में थे और इस फोर्स के कारण वो ब्लू वाली लाइन में डिफॉर्म हो गए थे इस तरीके से। बट एट द सेम टाइम अगर हम रोलर्स को पहले ही भेजेंगे रेड वाली लाइन में तो वो डिफॉर्म होकर बनेंगे ब्लैक वाली लाइन। ठीक है, तो भेजेंगे रेड वाली लाइन में तो डिफॉर्म होकर बनेंगे ब्लैक वाली लाइन। सो माय डियर दिस इज नोन एज कैम्बरिंग ऑफ रोलर्स। तो ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, दिस इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इसको हम उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में कर दे देते हैं। तो दिस इज प्रोवाइडेड इन अपोजिट डायरेक्शन, और जब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में से प्रोवाइड कर देते हैं माय डियर, तो ऐसे केस के अंदर ये जो डिफॉर्म ये जो हो रहा है तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी कैम्बरिंग ऑफ रोलर्स की। ये पहला तरीका है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का कि टू गिव डिफॉर्मेशंस इन opposite direction, in opposite direction. अब माय डियर दूसरा मेथड क्या है, व्हाट इज द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड इज टू प्रोवाइड बैकअप रोलर्स। बैकअप रोलर्स कहने का मतलब, ये बैकअप रोलर का क्या मतलब है भाई, ठीक है जिन रोलर्स ने रोलिंग करना है उन रोलर्स को तुमने छोटा कर दिया ऐसे, ये दो छोटे छोटे रोलर्स है, और मान लेते हैं इससे मटेरियल ऐसे जाएगा और ऐसे बाहर निकल रहा है। तो माय डियर ये रोलर्स खुद डिफॉर्म ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनके ऊपर बैकअप रोलर प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर एक बड़े वाला रोलर ऐसे बैकअप रोलर लगा दिया, ऐसे बैकअप रोलर लगा दिया। कुछ लोग बोलते हैं सर रिलेटिव मोशन तो यहाँ भी होने की पॉसिबिलिटी है, तो फिर फायदा क्या होगा? तो माय डियर नो डाउट यहाँ पर कुछ लॉसेस डेफिनेटली हो सकते हैं, बट माय डियर ओवरऑल जब देखा जाता है तो ऐसा करने से बेनिफिट ही होता है फोर्सेज और पावर की टर्म में, और इसीलिए ऐसा किया भी जाता है। तो इसको बोलते हैं बैकअप रोलर प्रोवाइड करना। तो बैकअप रोलर प्रोवाइड कर दोगे तो आपके रोलर डिफॉर्म नहीं होंगे क्योंकि उनको पीछे से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है ये है रोलिंग रोल सेपरेटिंग फोर्स जो तुमने कम किया है, उस कम करने का अगर ये वाला तरीका आप अपनाते हो तो ये दिक्कत आ सकती है, और इस दिक्कत के सॉल्यूशंस भी मैंने आपके सामने रख दिए। अब मैं टाइप्स ऑफ रोलिंग व्हील पे आ रहा हूँ, और इस टॉपिक के साथ रोलिंग मेजोरिटी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और बस इस सेशन में हम रोलिंग को कंप्लीट ही करना चाह रहे हैं, और एक तो माइनर चीज बचेगी तो बचेगी, तो इसके बाद एक और सेशन में रोलिंग खत्म है। एंड माय डियर फिर बस देखो एक बात और बता दूं आपको, मेटल फॉर्मिंग चैप्टर में रोलिंग ही सबसे बड़ा टॉपिक है, बाकी टॉपिक्स उतने बड़े नहीं है। जैसे अगर हम एक्सट्रूजन, वायर ड्रॉइंग और फोर्जिंग की बात करें तो आप ऐसा मान सकते हैं रोलिंग जितना अकेला है उतना शायद वो तीनों मिलके होंगे। तो माय डियर रोलिंग ज्यादा बड़ा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और पेपर में तो आता ही है। आप देखेंगे 90 क्वेश्चंस अराउंड बल्क मेटल फॉर्मिंग में आज तक पूछे गए हैं, जिनमें से आपको मोर देन 30 क्वेश्चन के आसपास आराम से रोलिंग पे मिल जाएंगे। 30 में कम ही बोल रहा हूँ बल्कि इससे ज्यादा ही है। ठीक है,
और इसके बाद अगर हम बात करेंगे बल्कि 40 से ज्यादा मैं बोलूंगा, 40 से 50 के बीच में क्वेश्चन रोलिंग के ऊपर है, लगभग 15 से 20 तो न्यूमेरिकल है रोलिंग के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से जब हम शीट मेटल ऑपरेशन पढ़ेंगे तो ब्लैंकिंग और पंचिंग का वेटेज ज्यादा है और उसी में समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो माय डियर इसके बाद थोड़ा सा आगे देखेंगे चीजों को। इसके बाद हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स के बारे में और फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं। चलिए माय डियर, तो अब हम आगे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स। तो इसमें जो सबसे पहली टाइप है उसका नाम है टू हाई रोलिंग मिल। सो माय डियर, जब हम टू हाई रोलिंग मिल की बात करें तो सबसे पहले जो नंबर लिखा है ना 2, ये देखो क्या इंडिकेट करता है। ये जो नंबर है 2, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रोलर्स। दिस इंडिकेट्स नंबर ऑफ रोलर्स। तो माय डियर, अगर नंबर ऑफ रोलर्स को इंडिकेट करता है, इसका मतलब यहाँ पर 2 रोलर्स होंगे। जैसे नॉर्मल जो आपने रोलिंग का सेटअप देखा था, ये 2 रोलर्स, ये हमारे पास एक स्ट्रिप जो है इस तरीके से आ रही है, इसमें ये रोलर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये इस डायरेक्शन में। तो माय डियर, इसको बोलते हैं टू हाई रोलिंग मिल, क्योंकि नंबर ऑफ रोलर्स यहाँ पर 2 है। टू हाई का मतलब है यहाँ पर कि नंबर ऑफ रोलर्स आर 2। तो अगर नंबर ऑफ रोलर्स 2 है तो इसको टू हाई रोलिंग मिल बोलते हैं। अब माय डियर, ये 2 कॉन्फ़िगरेशंस में पॉसिबल है, 2 कॉन्फ़िगरेशन में मिलती है। एक कॉन्फ़िगरेशन इसकी रिवर्सिबल होती है, एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हम रोलर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, इरिवर्सिबल में रोलर्स की डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो सकती। अब आप सोचेंगे सर उससे मतलब क्या है? माय डियर, मतलब ये है, जिसे मान लो एक हमारे पास जो स्ट्रिप थी, इसकी जो हाइट है, लेटर से ये जो हाइट h0 है, ये h0 जो है वो मान लेते हैं 60 mm है, और जो फाइनल h हम चाहते हैं वो मान लेते हैं 30 mm है। पर जब हमने डेल्टा h मैक्सिमम ड्राफ्ट पर पास निकाला तो वो कुछ आया 5 mm की। 5 mm से ज्यादा एक बारी में कर ही नहीं सकते रिडक्शन। तो अगर 5 mm से ज्यादा एक बारी में रिडक्शन नहीं हो सकता तो माय डियर, इट इज गोइंग टू बी मल्टी, मतलब बार बार करना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू बी मल्टी स्टेज ऑपरेशन। और अगर ये मल्टी स्टेज ऑपरेशन है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे स्टेजेस में होना है, तो माय डियर इन सच केसेस अब अगर ये रिवर्सिबल कॉन्फ़िगरेशन है तो हमें क्या करना है, एक बारी में स्ट्रिप यहाँ गई, रोलर्स की डायरेक्शन चेंज करो, ये दूसरा पास हो जाता, ये तीसरा पास हो जाता, ये चौथा पास हो जाता और ये 5वां, इस तरीके से। बट अगर ये रिवर्सिबल है तो माय डियर, एक पास कंप्लीट होने के बाद शीट को फिर यहाँ लेके जाएंगे, फिर दूसरा पास, फिर यहाँ लेके जाएंगे, फिर तीसरा पास। तो ये मल्टी पास ऑपरेशन होते हैं। मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन जितने भी हम देख रहे हैं, दे आर इन जनरल मल्टी पास ऑपरेशन। जैसे एक्सट्रूजन सिंगल पास में हो जाता है, ठीक है। बाकी इन जनरल सभी मल्टी पास ही होते हैं। रोलिंग की अगर हम बात करें तो वो मल्टी पास है, और बाकी डिपेंड करता है मटेरियल्स पे, बाकी डिपेंड करता है किसका आप रिडक्शन कर रहे हो। इन जनरल बात कर रहा हूँ, कंफर्म जो बात कर रहा हूँ इन जनरल है वो, इन जनरल मतलब वेरी कर सकती है मटेरियल्स के साथ। तो ये टू हाई रोलिंग मिल। माय डियर, नेक्स्ट टाइप ऑफ रोलिंग मिल इज दैट इज 3 हाई रोलिंग मिल। 3 हाई रोलिंग मिल में रोलर्स होते हैं 3 माय डियर, ये 1, ये 2 और ये 3। इसमें ये होता है कि पहले यहां से मटेरियल अंदर आया लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद दिस इज लाइक दिस। सो माय डियर, यहां पर ये रोलर इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इधर। अब ऑब्वियस सी बात है, ये इधर तो ये इधर। तो यहां पर ऊपर और नीचे वाले रोलर की सेंस ऑफ रोटेशन जो है वो सेम है। एंड माय डियर, यहाँ पे 3 जो है वो नंबर ऑफ रोलर्स को बता रहा है 3 हाई में, और यहाँ पर एक ही बारी में 2 पास कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब एक रोलिंग, ये फर्स्ट स्टेज और ये सेकंड स्टेज। तो 2 स्टेजेस ऑफ रोलिंग एक साथ परफॉर्म हो पा रहे हैं, ये इसका एडवांटेज आप बोल सकते हो। दिस इज नोन एज 3 हाई रोलिंग मिल। तो एक साथ में ये 2 ऑपरेशन, 2 रिडक्शन एक ही बारी में फिजिबल है, तो इसको 3 हाई रोलिंग मिल बोलते हैं। एंड माय डियर, इसी तरीके से तीसरी है 4 हाई। अब जब मैं 4 हाई बोलता हूँ ना, तो लोगों की जो इमेजिनेशन होती है वो समझना। व्हाट पीपल थिंक इज 1 2 3 एक चौथा नीचे लगा दो, इसको ऐसे फिर मोड़ के भेज दो। भाई ये शीट है, स्ट्रिप है, मटेरियल मेटल है, ये कोई कपड़ा थोड़ी, कितनी भी बार आप इसको मोड़ते चले जाओगे और इसमें कुछ होगा नहीं।
सो माय डियर ये फिजिबल नहीं होता आप इतने अगर इस तरीके से आप लगाओगे। तो जब मैं 4i बोलता हूँ ना तो नो डाउट 4 नंबर ऑफ रोलर्स ही है, पर यहाँ पर जो 4 है इनमें से 2 रोलर होंगे वर्किंग रोलर, जैसे ये 2 रोलर जो है वर्किंग रोलर्स है, ठीक है, और बाकी जो 2 है दैट इज गोइंग टू बी दे आर गोइंग टू बी बैकअप रोलर्स। तो माय डियर अगले जो 2 होंगे वो बड़े बड़े होंगे बैकअप रोलर्स। तो 4i रोलिंग मिल में ये होता है 2 वर्किंग और 2 बैकअप। अब इसके बाद जितने भी आई है इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 से गिनती करते रहेंगे, नहीं, अब जितने भी रोलर्स आएंगे वो सब ऐसे ही आएंगे, वो बैकअप रोलर्स होंगे। वर्किंग रोलर्स 3 से ज्यादा एक साथ नहीं होते किसी भी रोलिंग मिल में, ठीक है। तो माय डियर दिस इज अनदर टाइप ऑफ रोलिंग मिल, 4i रोलिंग मिल। इसके बाद 6i, 12i और फिर उसका प्लेनेटरी, और फिर हम देखेंगे क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉइल बनाने वाला तरीका। और ये होने के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। एंड माय डियर यस कुछ रोलिंग की टाइप अभी बची है, वो मैं आपको कुछ फिगर्स के थ्रू दिखाऊंगा। तो उसके लिए मुझे कुछ आपको शेयर करनी पड़ेंगी कुछ पिक्चर्स, उसी से आप समझ पाएंगे कि और तरह के रोलिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो वो हम लास्ट सेशन जो भी रोलिंग का इसके बाद होगा उसमें देखेंगे। चलिए देखते हैं बचे हुए रोलिंग मिल्स, लेट अस सी। चलिए गाइस नेक्स्ट इज 6i रोलिंग मिल। जब हम 6i रोलिंग मिल की बात करें तो रोलर 6 है, नो डाउट अबाउट दैट, बट वर्किंग 2 ही, ये 1 और ये 2, ये 2 वर्किंग रोलर्स। एंड माय डियर अब लगेंगे बैकअप रोलर्स। जब हम बैकअप रोलर्स की बात कर रहे हैं तो माय डियर ऑब्वियस सी बात है ये 1 और ये 2 बैकअप रोलर साइज में बड़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है ये 2। तो 3 ऊपर 3 नीचे, ये जो ब्लू वाले बैकअप रोलर है, 1 रोल, ये जो 1 रोलर है ऑब्वियस सी बात है ये दोनों रोलर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो माय डियर इसको बोलते हैं 6i रोलिंग मिल। अब ऑब्वियस सी बात है इसको देखते हुए 12i की इमेजिनेशन आपके माइंड में आ गई होगी। 5th वन इज 12i रोलिंग मिल, इसको क्लस्टर मिल भी बोलते हैं, क्लस्टर रोलिंग मिल। इसमें क्या होता है माय डियर 2 छोटे छोटे वर्किंग रोलर्स। अब इन 2 वर्किंग रोलर्स को सपोर्ट करते हुए ये 2 बैकअप रोलर्स, अब इन 2 बैकअप रोलर्स को सपोर्ट करते हुए 3 बैकअप रोलर्स। एंड माय डियर सेम थिंग रिपीट्स हियर, 2 बैकअप, देन 3 बैकअप। सो माय डियर यहां पे खास बात यह है कि 2 छोटे वर्किंग हैं, उसके बाद ये दोनों इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, इसको ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। मींस एवरी रोलर इज सपोर्टेड बाय 2 बैकअप रोलर्स, ठीक है। हर रोलर 2 बैकअप रोलर्स के लिए सपोर्टेड है। और बहुत हैवी रिडक्शन जब आपको चाहिए होता है तब आप इस तरह की रोलिंग मिल को यूज करते हो। 12i रोलिंग मिल इज यूज्ड व्हेन वेरी हैवी, वेरी हाई रिडक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर अस माइंड। नेक्स्ट इज प्लेनेटरी रोलिंग मिल। जब हम प्लेनेटरी रोलिंग मिल की बात करते हैं तो जैसे कि प्लेनेट वर्ल्ड है, सन प्लेनेट टाइप का सिस्टम होता है, इस तरीके से एक होता है माय डियर मेन रोलर, और इस मेन रोलर के चारों तरफ, इसको सन भी बोल सकते हो, चारों तरफ छोटे छोटे रोलर्स लगे होते हैं, इनको प्लैनेट्स माना जाता है। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स होते हैं ना, तो मेन रोलर के चारों तरफ ये प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट रोलर। एंड माय डियर अब ये होता क्या है कि ऐसे जब हम एक मेन रोलर यही है, पावर इसी के अंदर आनी है, इन सब छोटे वालों में पावर नहीं होती, पावर मेन रोलर में होती है। अब ऐसा करने से फायदा क्या है माय डियर? अब ऐसा करने से फायदा ये कि इस रोलर को बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स मिल गए। तो अब जब मटेरियल जब 2 रोलर्स में, 2 ऐसे रोलर्स में एंट्री करता है, तो मटेरियल जिस पॉइंट पे इसको छोटे वाले रोलर कॉन्टेक्ट में आते हैं, उस पॉइंट पे उसको एक रिडक्शन फेस करना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि एक ही रोलिंग प्रोसेस में मटेरियल फील्स ए नंबर ऑफ रिडक्शंस, कि थोड़ा सा रिडक्शन इस रोलर ने किया, थोड़ा इसने किया, थोड़ा इसने किया, तो एक नंबर ऑफ रिडक्शंस एक ही रोलिंग प्रोसेस में मटेरियल को फील होते हैं। तो यहाँ भी हम मैक्सिमम मतलब ज्यादा रिडक्शंस के लिए प्लेनेटरी रोलिंग मिल को यूज करते हैं। प्लेनेटरी बोलने का एक ही कारण है माय डियर, सन प्लेनेट सिस्टम, और कोई कारण नहीं है। एंड माय डियर पावर जो है वो मेन रोलर के अंदर दी जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे दैट पावर इज गिवन टू द मेन रोलर, पावर नहीं दी जाती छोटे वाले रोलर्स को, ठीक है। और जैसी मटेरियल यहाँ पे आता है कॉन्टेक्ट में, तो वो मल्टीपल पॉइंट से रोल हो जाता है,
मल्टीपल पॉइंट से डिफॉर्म होता है, तो इसीलिए ज्यादा रिडक्शन फिजिबल हो पाते हैं इस तरह के केसेस के अंदर, दैट इज प्लेनेटरी रोलिंग। एंड माय डियर, प्लेनेटरी रोलिंग मिल के बाद इसके बाद हम जो बात करें दैट इज नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज पैक रोलिंग। पैक रोलिंग माय डियर, पैक रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखना, जो भी कुछ मेजर एप्लीकेशंस आप सुनते हो जैसे हमारी डेली लाइफ वाली, तो डेली लाइफ वाली जो भी एप्लीकेशन आप सुनते हो, अगर डेली लाइफ वाली एप्लीकेशन को बनाने का कोई भी प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आने की फिजिबिलिटी। जैसे आइस इंजन के कंपोनेंट, अगर आइस इंजन के कंपोनेंट किसी प्रोसेस से बनते हैं तो वो प्रोसेस अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। जैसे फोर्जिंग से कनेक्टिंग रोड बनती है, बहुत बार आ चुका है। ड्रिलिंग एक रेगुलर लाइफ की एप्लीकेशन है, तो ड्रिल का जो वो होता है शाइन के साथ जो ड्रिल बिट जुड़ती है वो फ्रिक्शन वेल्डिंग से जुड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। माय डियर, इसी तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल बनती है पैक रोलिंग से, बहुत बार आ चुका है और आता रहता है, मतलब ये रिपीट होने वाली चीजें हैं माय डियर। गेट में भी, इंजीनियरिंग सर्विस में भी, गेट में कम है रिपीटेशन, इंजीनियरिंग सर्विस में ज्यादा, बट किसी ना किसी तरीके से रिपीट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो माय डियर, अगर हम पैक रोलिंग की बात कर रहे हैं तो पैक रोलिंग में करते क्या है, दो शीट्स लेते हैं एल्यूमिनियम की, ये 2 शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम, ये 2 शीट ले ली। अब इन 2 शीट्स को ऐसे आपस में ऐसे रख देते हैं और रोलर्स के बीच में से पास कर देते हैं, और ये शीट ऑलरेडी बहुत पतली होती है, तो रोलर्स के बीच में से जब ये पास होती है तो इनकी थिकनेस और कम हो जाती है। एंड माय डियर, जब ये कम हो जाती है तो रोलर से जब ये निकलती है तो एल्यूमिनियम फॉइल की शेप में निकलती है। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल की एक साइड चमकती हुई रहती है, दूसरी साइड डल रहती है। तो ये जो 2 शीट्स आपने ऐसे रखी है, तो जो साइड इनकी आपस में कॉन्टेक्ट में वो डल रहती है, जो रोलर के साथ कॉन्टेक्ट में आती है वो चमकती है, शाइन करती है। क्यों? क्योंकि माय डियर, जो साइड रोलर की कॉन्टेक्ट में आती है वहां रिलेटिव मोशन के कारण वो जो उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर्स होती है वो सारी मतलब ब्रेक कर जाती है, और इसीलिए वो शाइन करता है, और यही रीजन होता है। तो एल्यूमिनियम फॉइल बनाने के लिए पैक रोलिंग प्रोसेस हम यूज करते हैं माय डियर, इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो माय डियर, अभी रोलिंग के जो क्लासिफिकेशन है रोलिंग मिल से वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो अभी बचे हुए हैं, बहुत थोड़े से प्रोसेस बचे, 4 से 5 जो रोलिंग मिल्स हमें देखनी है, और जो रोलिंग के बचे हुए प्रोसेस है, और फिर हमें रोलिंग के डिफेक्ट्स भी देखने हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो स्ट्रेसेस आती है रोलिंग में, कॉम्प्रेशन और शियर है, और अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल भी देखने हैं। तो अभी एक सेशन हमें और रोलिंग में लगेगा, तो आप ये मान के चले कि कल का सेशन होगा वो रोलिंग का लास्ट सेशन होगा, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन एंड, मतलब ये टॉपिक जो है अगर हम आर्ट्स वाइज देखें तो उतना बड़ा नहीं है, पर वेटेज वाइज ज्यादा है। आर्ट्स वाइज देखोगे तो वेल्डिंग कास्टिंग जैसे आपने पढ़े उसके आसपास ही, उसे थोड़ा सा ज्यादा मान लो 1.2 to 1.3 टाइम्स या एट द मैक्स 1.5 टाइम्स, बट वेटेज इज मोर देन 2 टाइम्स। ओके, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर। रोलिंग के बाद हम एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग पढ़ेंगे, लास्ट में फोर्जिंग। जहां बल्क मेटल फॉर्मिंग कंप्लीट हुए तब तक ऑलरेडी फिर आपको बल्क मेटल फॉर्मिंग का टेस्ट अलग से होगा, शीट मिल ऑपरेशन का अलग से, और आपको याद होगा 15 मई को मैंने कास्टिंग का टेस्ट अनाउंस किया हुआ है, और ऑलरेडी बहुत समय मिला हुआ है आपको, तो उम्मीद करता हूँ आप इस बार डेट के एक्सटेंशन के लिए नहीं बोलेंगे। हाँ, इस बार मैं एक बात का ध्यान रखूंगा कि आंसर्स आपको पहले ही प्रोवाइड कर दूं। माय डियर, आप भी जानते थोड़ा सा रिसोर्सेज का इश्यू समय चल रहा है, इसलिए कभी कभी लेक्चर नहीं आ पाते हैं, ये सब चीजें, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स और करने पड़ते हैं, जो कभी कभी किसी कारण से नहीं हो पाते, क्योंकि आपको पता है इसमें हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बेस्ड भी है, और कम समय के कारण उतना अरेंज नहीं हो पाता है। तो डोंट वरी अबाउट इट, बहुत जल्दी चीजें रेगुलर वे में हो जाएंगी, और बहुत जल्दी टेस्ट भी आपको ऐप पर हम ले आएंगे, जिससे होगा ये कि आपको टेस्ट के लिए आप कभी भी जब आपका मन करे आप तब दे पाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम उस पर वर्क कर रहे हैं, और बिफोर द एंडिंग ऑफ दिस मंथ वी आर गोइंग टू अचीव दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। सो हैव पेशेंस फॉर दैट, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, और यही रीजन है कि यूट्यूब पे आप ये सब लेक्चर देख पा रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को अप्रिशिएट करें, और अगर कोई भी दिक्कत है आप प्लीज डाउट्स के रूप में पूछते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा और तो अच्छे वीडियोस भी जल्दी हम डालेंगे, और दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द प्रॉब्लम विद लैंग्वेज, डोंट वरी, इंग्लिश में भी सीरीज जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार हो रहा है। चलिए देखते हैं, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं माय डियर इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए आज की, और इसके बाद फिर अगली क्लास में जो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पे रहेगा आपकी। चलिए देखते हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स के जरिए मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं ये जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स है। ठीक है, और फिर भी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाएगी, आप देख लीजिए। ए 4 mm थिक स्टील शीट, ये 4 mm थिक स्टील शीट, मतलब इनिशियली जो थिकनेस है वो 4 mm है, थिक स्टील शीट। और ये सारे गेट के क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली शुरू में जो मैं आपको करा रहा हूँ इजी से टफ की तरफ हम जा रहे हैं। A 4 mm thick steel sheet is rolled by 300 mm diameter roller. Diameter of roller is 300 mm.
इसके बाद बोल रहा है कि टू रिड्यूस द थिकनेस विदाउट एनी चेंज ऑफ विड्थ, मतलब विड्थ जो है वो कांस्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1। द मिनिमम पॉसिबल थिकनेस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ सिंगल पास रोलिंग ऑपरेशन। माइंड यू, वो पूछ रहा है फाइनल थिकनेस जो आएगी H1 आफ्टर सिंगल पास रोलिंग ऑपरेशन, इस H1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। माय डियर, हम जानते हैं डेल्टा H जो होता है ड्राफ्ट पर पास, वो होता है H0 माइनस H1, और H1 की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो डेल्टा H की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जब ये मिनिमम होगा तो माय डियर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब है अगर हम डेल्टा H मैक्सिमम की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं H0 माइनस H1 मिनिमम। सो माय डियर, ये जो होता है वो म्यू स्क्वायर आर होता है, वो हम देख ही चुके हैं, H0 माइनस H1 मिनिमम, और शायद हमें यही कैलकुलेट करना है। तो यहां से जो H1 मिनिमम आ जाएगा माय डियर, वो आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी H0 माइनस म्यू स्क्वायर आर, दैट इज 4 mm माइनस म्यू स्क्वायर इज 0.1 का स्क्वायर इंटू 150। सो माय डियर, इट इज गोइंग टू बी 2.5 mm। I feel the answer is 2.5 mm. Yes, this is the answer. So my dear, आज की क्लास में यहीं पे रोक रहा हूँ। अब ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। अब गेट की सारी एक जड़ी से लगा देंगे जो भी एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। एंड माय डियर, विद इन 2 to 3 days you will be having the welding and casting practice session. So don't worry about that. That will be provided very soon. और अब तैयार रहे कास्टिंग के टेस्ट के लिए 15 तारीख को, ठीक है। और बस ये आखिरी टेस्ट होगा जो विदाउट एम हम ले रहे हैं, उसके बाद आगे के जो भी टेस्ट है वो ऐप पर ही होंगे। और इसके अलावा जो भी मैं आपको मटेरियल भी शेयर कर रहा हूँ वो भी उसको थोड़ा डिजिटल फॉर्मेट में कर देंगे ताकि आप लोगों के लिए सहूलियत रहे। अभी क्या होता है, जब आप लेक्चर देखते हैं तब आप इस चीज पे पहुंच पाते हैं, तो आप मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये मटेरियल शेयर कर दो, तब तक मैं ग्रुप पे ऑलरेडी कर चुका होता हूँ, तो मुझे फिर से ढूंढ करके भेजना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को बड़ी जल्दी सॉल्व करेंगे, तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहे एंड डोंट वरी, कोई भी डाउट आप प्लीज पूछ सकते हैं। चलिए, गुड बाय फॉर टुडे।